अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और न्यू चैप्टर के साथ हाजिर हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस चैप्टर के इंट्रोडक्शन का जिक्र कर रहे हैं वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें, तो हम इसको बायोलॉजी की एक ब्रांच कह सकते हैं। बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जानदारों को यूज़ करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करेंगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के सेल्स को यूज़ करते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़रिए से बनाए हुए मॉलिक्यूल्स को हम यूज़ करते हैं, यानी कि बायोमॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। और इन बायोमॉलिक्यूल्स को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या सेल्स को यूज़ करने की वजह क्या होती है? ताकि इंसानों का अच्छा हो सके। इंसानों की बेहतरी के लिए हम मुख्तलिफ जानदारों को, मुख्तलिफ जानदारों के सेल्स को या मुख्तलिफ जानदारों के ज़रिए से बनाए हुए बायोमॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के एक अहम मकसद के वास्ते जिक्र किया जा रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी का एक अहम मकसद ये है कि इंसान की हेल्थ अच्छी हो सके, उसके अलावा एग्रीकल्चर बेहतर हो सके, ज़्यादा जो है प्रोडक्शन मिल सके, और साथ में इन्वायरमेंट जो है वो भी क्लीन हो सके। तो इन्वायरमेंट को बचाना, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना और ह्यूमन हेल्थ को बेहतर करना, ये सारे हमारे पास मकसद होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी का आगाज़ कब हुआ, तो शुरुआती तौर पर इसका आगाज़ जो है वो बहुत पहले हो चुका था, जब से इंसानों ने फार्मिंग शुरू की थी। जब इंसान फार्मिंग कर रहे थे, जब इंसान जो है खेत बना रहे थे, या जो है इंसान जब जानवरों को पाल रहे थे, तो उन्होंने एक तो क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, यानी कि मुख्तलिफ प्लांट्स को आपस में क्रॉस ब्रीड कराया, ताकि देखा गया कि कौन से अच्छे हमें प्लांट्स हासिल हो सकते हैं। तो वो प्लांट्स को भी क्रॉस ब्रीड कराते थे और एनिमल्स जो है उन्हें भी क्रॉस ब्रीड कराते थे। तो उस नतीजे में बेहतर नताइज उन्हें हासिल होती थी, ज़्यादा अच्छे जो है एनिमल्स उन्हें मिलते थे, ज़्यादा अच्छे जो है प्लांट्स उन्हें मिलते थे। इसको हम जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं। आज के दौर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी और ज़्यादा ही डेवलप हो चुकी है, और हमने एक नए तरीके को ईजाद कर दिया है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलवाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा तरीकेकार है जिसकी नाकामी का भी कोई हमारे पास चांस नहीं होता, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम अपनी मर्जी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जानदारों से बना रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है ये बायोटेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ी ब्रांच है। तो बायोटेक्नोलॉजी की एक छोटी और ब्रांच होती है, सब ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसको जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। तो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें हम एक जानदार के डीएनए को चेंज करेंगे, यानी कि मैनिपुलेशन हम करेंगे उस जानदार के, उसकी जेनेटिक मटीरियल की, ताकि हम हमारी मर्जी के रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। मिसाल इसमें अक्सर बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया के डीएनए के साथ हमारा जीन जो है, हमारा डीएनए जोड़ा जाता है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास हासिल हो जाता है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये कि एक अगर डीएनए मौजूद है, उसके साथ दूसरा डीएनए कंबाइन किया जाए, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलवाएगी, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का हिस्सा होती है। अब यहाँ पर जो पहला टॉपिक जिक्र किया जा रहा है इस बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से, बायोटेक्नोलॉजी का हम पहला फ़ायदा जिसको कहें, वो यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है क्लोनिंग ऑफ जीन्स। जीन्स की कॉपी बना देना। हमारी बॉडी के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर जीन्स लोकेटेड होते हैं, और उन जीन्स का काम कोई कैरेक्टर जाहिर करना होता है, कुछ प्रोटीन बनाना होता है, एंजाइम्स बनाना होता है। तो अगर वो एंजाइम हमारी बॉडी में बन रहे हैं या हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा नहीं बन रहे, तो उस सूरत के अंदर वो जीन हमारी बॉडी से निकाला जाएगा, और वो जीन हमारे सेल से निकाल करके किसी और के सेल में दाखिल किया जाएगा, और फिर दूसरे जानदार के सेल में जा करके वो जीन जो होगा मुख्तलिफ प्रोटीन बनाता रहेगा। और लाजिम बात है, जब बैक्टीरिया आगे डिवाइड होगा, दो बैक्टीरिया बनेंगे, तो उनका डीएनए भी डिवाइड होगा। तो इस तरह से हमें दोबारा से डॉटर्ड सेल्स के अंदर भी हमें डीएनए वही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये डीएनए जो है बढ़ता जाएगा। इसी हवाले से यहाँ पर लिखा हुआ है, जीन क्लोनिंग एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ कॉपीज जो है डीएनए के टुकड़े की बना रहे होते हैं। डीएनए के टुकड़े को ही हम जीन कहते हैं। तो डीएनए के टुकड़े की मुख्तलिफ कॉपीज बनाई जा रही हैं। इस प्रोसेस को क्लोनिंग ऑफ जीन कहा जा रहा है। इस प्रोसेस की शुरुआत के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जीन कहाँ पर लोकेटेड है, डीएनए के कौन से हिस्से में जीन लोकेटेड है, और फिर उस जीन को निकाला जाएगा, क्लोन किया जाएगा, और फिर उसका मकसद कई ज़्यादा चीज़ें बनाने के लिए होगा। हम एक चीज़ ये कर सकते हैं, जीन थेरेपी, यानी कि हम लोग ख़राब जीन को निकाल करके एक अच्छा जीन उसकी जगह पर लगा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन्स को किसी और जानदार में हमने यूज़ कर लिया, और फिर उसकी मदद से हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को बना रहे हैं। तो यही बात आगे लिखी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। काफ़ी ज़्यादा फार्मेसी से जुड़े हुए, काफ़ी सारी दवाइयों से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। एक इसकी बड़ी एग्जांपल हमारे पास इंसुलिन की होती है, और इंसुलिन को भी इसी तरह से जीन को निकाल कर बैक्टीरिया में दाखिल करके इंसुलिन को बनाया जाता है। अब क्लोनिंग ऑफ जीन के दो तरीके लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और दूसरा लिखा हुआ है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। सबसे पहले हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कस करते हैं।
अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो हमने वही कहा कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर डीएनए के टुकड़ों को जोड़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर इंसान का डीएनए है और बैक्टीरिया का डीएनए, तो उन दोनों को जीन्स को जोड़ा जाएगा और वो मुख्तलिफ सोर्सेज से हासिल होंगे। लाजिम बात है, एक इंसान से आ रहा है, एक बैक्टीरिया से आ रहा है, तो इस तरह से दो डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस तरीके कार को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। अब क्या होगा, सबसे पहले लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए हमारे डीएनए में कहाँ पर वो जीन मौजूद है। जब हमें जीन मालूम होगा तो हम उसको आइसोलेट करेंगे, यानी अलग कर देंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंसरेशन ऑफ जीन इनटू द वेक्टर। जो जीन हमने निकाला हुआ है, मिसाल हमने इंसुलिन का जीन निकाला हुआ है, तो उस इंसुलिन के जीन को वेक्टर के अंदर दाखिल करेंगे। वेक्टर यानी कि कोई भी चीज़ जो चीज़ को ट्रांसफ़र करे वो वेक्टर कहलवाएगा। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया के डीएनए में दाखिल किया हुआ है, तो बैक्टीरिया का डीएनए हमारे लिए वो वेक्टर कहलवाएगा। तो जीन को हम लोग दाखिल कर रहे हैं वेक्टर के अंदर। जब वेक्टर में वो जीन पहुंच चुका है, वेक्टर के डीएनए में वो जीन मौजूद है, तो उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह रहे हैं। और प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। मतलब कि हमने पहले बैक्टीरिया लिया हुआ, उस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला, उसके डीएनए को हमने चेंज कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया, फिर उसे वापसी हमने उस बैक्टीरिया के सेल में दाखिल कर दिया। फिर मज़ीद लिखा हुआ है कि जिस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए दाखिल किया हुआ है, उस सेल को अलग किया जाएगा, बाकी सेल से जुदा उसको रखा जाएगा। तो उसकी सिलेक्शन होगी और उसे अलग किया जाएगा ताकि वो सेल अपने में से डिवाइड होता रहे। और जब वो डिवाइड होता रहेगा, सेल अपनी कॉपीज बनाता रहेगा, सारे सेल्स के अंदर सेम डीएनए पहुंचता रहेगा, सेम रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचता रहेगा, और उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की मदद से फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये पूरा हमारा मकसद होगा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। दोबारा से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के हवाले से लिखा हुआ है कि किस तरह से जीन की क्लोनिंग होगी इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। वही बात आगे लिखी हुई है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसा तरीक़ेकार होता है जिसके अंदर हम डीएनए को चेंज करते हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, बदल रहे हैं उस डीएनए को, और मुख्तलिफ डीएनए को आपस में कंबाइन कर रहे हैं। और जब हम एक डीएनए के साथ दूसरा डीएनए कंबाइन करेंगे तो वो एक बिल्कुल ही नया डीएनए बन जाएगा, ऐसा डीएनए जो पहले कभी मौजूद ही नहीं था। मतलब कि अगर हम बैक्टीरिया का एक डीएनए की बात करें, उस डीएनए में जो जीन मौजूद हैं वो पुश्तों से चलते आ रहे हैं, लेकिन जब हमने उसमें नए जीन दाखिल कर दी तो वो डीएनए भी नया बन चुका है। ऐसा डीएनए जिसके पास नए जीन मौजूद है जो बैक्टीरिया के खानदान में किसी के पास मौजूद नहीं थे। तो इस तरह से एक नया डीएनए हमारे पास बन चुका है और उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। फिर वही बात लिखी हुई है कि इस डीएनए को जब हम किसी जानदार में दाखिल करेंगे तो वो वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और उस जानदार को जो है बदल देगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी हुई है ई कोली बैक्टीरिया के हवाले से। ई कोली बैक्टीरिया के हवाले से यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि एक एंटीबायोटिक आती है जिसका नाम है एम्पिसिलिन। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन जब इस ई कोली बैक्टीरिया को दी जाएगी तो ये बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन लिखा हुआ है कि जब उसके अंदर एक जीन दाखिल किया जाएगा उसके डीएनए के अंदर, PUC19, ये जीन जो है दाखिल किया जाएगा इस बैक्टीरिया के अंदर, तो इस बैक्टीरिया के अंदर एम्पिसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस जो है डेवलप हो जाएगा। तो इस तरह से एक जानदार का पूरा कैरेक्टर ही बदल सकता है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। अब यहाँ पर सबसे पहले प्रोसीजर का जिक्र किया जा रहा है जो कि है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ द जीन। जो हमें जीन चाहिए उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा और उसे किस तरह से निकाला जाएगा। सबसे पहले ये बात लिखी हुई है कि जो भी हमारे पसंद का जीन होगा वो लाजमी बात है हमारे डीएनए में मौजूद होना चाहिए। तो जब वो हमारे डीएनए में मौजूद होगा तो हमें उससे वहाँ से निकालना है। अब हमारे जीनोम का वो हिस्सा बना हुआ है, यानी हमारा जो जेनेटिक मटीरियल है, हमारा जो डीएनए, उसमें वो कहीं ना कहीं मौजूद है। अब उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हम एक डीएनए को यूज़ करेंगे, डीएनए के एक छोटे टुकड़े को यूज़ करेंगे जिसे प्रोब कहा जाता है। ये प्रोब डीएनए का वो टुकड़ा होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक डीएनए मौजूद है, इस डीएनए के पास एक खास सीक्वेंस में नाइट्रोजीनस बेसिस मौजूद होंगे। इस वक्त बायोटेक्नोलॉजी ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि हमें तमाम जीन्स के बारे में पता है कि उनमें कौन कौन सी सीक्वेंस मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर वो सीक्वेंस इस तरह से शुरू हो रहे हैं, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये एक सीक्वेंस है हमारे पास उस पर्टिकुलर जीन की। हम प्रोब को यूज़ करेंगे, प्रोब भी एक ऐसा ही डीएनए होगा जिसके पास बिल्कुल इसकी अपोजिट में सीक्वेंस मौजूद होगी। मिसाल के तौर पर उसके पास मौजूद होगी TCCG, ये सीक्वेंस उसके पास अपोजिट में मौजूद है। तो ये जो हमने प्रोब को यूज़ किया, एक डीएनए को यूज़ किया, वो जा कर के इस पर्टिकुलर डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा क्योंकि प्रोब के पास बिल्कुल ही अपोजिट में उसके बेसिस मौजूद है। तो प्रोब जा कर के उस जीन के साथ बाइंड कर देगा और हमें पता चल जाएगा, रेडियो एक्टिविटी की वजह से, उसकी रेडिएशंस की वजह से हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो जीन वहाँ पर लोकेटेड है। जब हमारा जीन आइडेंटिफाई हो जाएगा, लोकेशन जीन की मालूम पड़ जाएगी हमें, तो फिर हम एक एंजाइम को यूज़ करेंगे जिसे रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहा जाता है। ये एंजाइम जो है डीएनए सीजर के तौर पर काम करता है, एक कैंची की तरह पर काम करता है और ये उस डीएनए को कट करने का काम करेगा।
तो इस तरह से जीन हमारे पास हासिल हो जाएगा और फिर उसे चेंज किया जाएगा मजीद। फिर लिखा हुआ है जो जीन हमें चाहिए उसे वेक्टर के साथ जोड़ देना। हमने कहा था वेक्टर वो चीज़ होगी जो हमारे जीन को लेकर जाएगी, तो हमारे जीन को वेक्टर के अंदर दाखिल कर देना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो हमारी मर्जी का जीन है उसे जोड़ा जाएगा दूसरे डीएनए के साथ, और उसे हम एक क्लोनिंग वेक्टर कह रहे हैं। ये वेक्टर जो है आमतौर पर एक प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो कि सर्कुलर होता है, गोल डीएनए का मॉलिक्यूल होता है। और ये डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये एक्स्ट्रा डीएनए होता है, और ये मौजूद होता है बैक्टीरिया में, और कभी कभार यीस्ट में भी ये मौजूद हो सकता है। तो इस प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा जाएगा नए डीएनए को, तो इस तरह से हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसे होस्ट सेल में दाखिल किया जाएगा। जब हमारे पास वेक्टर बन चुका है, वेक्टर चेंज हो चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, वो उसे फिर दूसरे सेल होस्ट सेल में दाखिल किया जाएगा। इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कह रहे हैं, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे के अंदर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो होस्ट सेल के जीनोम का हिस्सा बन जाएगा, होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा बन जाएगा। अब पहली चीज़ हमने ये डिस्कस नहीं की थी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया कैसे जाएगा। जो हमारा खुद का जीन है उसे जब दूसरे डीएनए के साथ हम जोड़ेंगे तो उसके लिए एक एंजाइम यूज़ करेंगे जिसे डीएनए लाइगेज कह रहे हैं। तो डीएनए लाइगेज की मदद से वो दूसरा जीन जो है वो बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ में जोड़ा जाएगा। अब मज़ीद लिखा हुआ है कि होस्ट सेल के अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अब कैसे दाखिल करेंगे। पहले तो ये होगा कि होस्ट सेल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए उन्हें एक ही मीडियम में दाखिल किया जाएगा, एक ऐसी मीडियम जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड मौजूद होगा। कैल्शियम क्लोराइड की मौजूदगी से जो होस्ट सेल का मेम्ब्रेन होगा वो ज़्यादा परमिएबल हो जाएगा, और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है उसके अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर आगे वही बात लिखी हुई कि जो होस्ट सेल होगा वो रिप्रोड्यूस करता रहेगा, नए सेल बनाता रहेगा अपने जैसे, और फिर इस तरह से हमारे पास रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो भी बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से जीन्स जो है हमारे प्रोड्यूस होते रहेंगे। फिर मज़ीद लिखा हुआ है सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल। जो सेल हम बदल चुके हैं, जिसके अंदर हम चेंजेस ला चुके हैं, जिसका डीएनए हम बदल चुके हैं, उस सेल को बाकी सेल से जुदा करना, ये किस तरह से मामला किया जाएगा। अब जो सेल हमारे पास मौजूद है जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद है, जिसके पास हमारी मर्जी के जीन मौजूद है, उसे सिलेक्ट करने के हमारे पास कुछ तरीके होंगे जिससे उसको पहचान होगी, और उसके बाद उसे बाकी सेल से जुदा किया जाएगा। अब सिलेक्शन के तरीकों के हवाले से आगे लिखा हुआ है कि हम उस डीएनए के अंदर, उस वेक्टर के अंदर कुछ जीन्स और भी ऐड करते हैं। वो जीन ऐसे होते हैं जो एक मार्कर के तौर पर काम करते हैं। मार्कर के तौर पर इस तरह से वो जीन काम करेंगे कि जिस डीएनए को हमने बदला हुआ है उसके अंदर ऐसे जीन दाखिल किए गए हैं जो किसी खास एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखाएंगे। जब हमने उस जीन को उस एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो बाकी उसके जैसे जो सेल्स होंगे वो सारे के सारे मर जाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो जीन होगा जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो हमारे पास महफूज रहेगा। और उसके अलावा एक और तरीका ये भी होता है कि हम रिपोर्टर जीन्स को दाखिल करते हैं। रिपोर्टर जीन्स वो होते हैं जो कि खास कलर्स दिखा रहे होते हैं, तो उन खास कलर की वजह से भी वो बैक्टीरिया की पहचान हो जाएगी। इस तरह से भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल की पहचान हो जाएगी, यानी ऐसा सेल जिसको हमने बदला हुआ है और एक नॉर्मल सेल जो है, उन दोनों के दरमियान में हमें डिफरेंस मालूम हो जाएगा। तो एक मार्कर जीन यूज़ होते हैं और दूसरे जो हैं हमारे पास रिपोर्टर जीन्स होते हैं जो कि कलर को प्रोड्यूस करेंगे, और मार्कर जीन्स जो हैं एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था, इकोली बैक्टीरिया के अंदर हम एक जीन को यूज़ करते हैं जो कि है PUC19, और ये उसे रेजिस्टेंस दिला देगा एम्पिसिलिन से। फिर लास्ट में लिखा हुआ एक्सप्रेसिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन प्रोटीन सिंथेसिस। जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस कहलवाता है, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जीन फंक्शन कर रहा है, जीन काम कर रहा है। हमने जो जीन दाखिल किया हुआ है बैक्टीरिया के अंदर, लाजमी बात है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, लाजमी बात है वो अपने आप को फंक्शनल बनाएगा, और इस तरह से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हमें देखने को मिलेगी। फिर मज़ीद लिखा हुआ है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा जो कि होस्ट सेल के अंदर मौजूद है, उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, यानी उसमें से मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, और फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी, यानी उस मैसेंजर आरएनए की मदद से फिर प्रोटीन बनाया जाएगा। अब ये इन वाइट्रो भी हो सकता है, इन वीवो कंडीशन भी हो सकता है। इन वाइट्रो का मतलब ये है कि वो ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस जो है सेल के बाहर किसी खास मीडियम के अंदर हो रहा है जहाँ पर सारे न्यूट्रिएंट्स, सारी जो है फेवरेबल इन्वायरमेंट दी गई है। या इन वीवो होगा, इन वीवो का मतलब ये होगा कि वो किसी सेल के अंदर होगा। ये दोनों सूरत हाल हो सकती हैं। फिर लिखा हुआ है नतीजे में यही होगा कि हमारे पास प्रोडक्शन होगी उस खास प्रोटीन की जिसके जीन जो हैं वो दाखिल किए गए थे उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर, और फिर उस प्रोटीन को मजीद प्योरीफाई किया जाएगा और फिर उसे यूज़ किया जाएगा रिसर्च के अंदर, मेडिसिन के अंदर, या फिर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो इस तरह से ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी काम करती है।
अब यहाँ से आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। ये इंसानों का सेल मौजूद है, उस इंसानों के सेल में से जीन निकाला हुआ है, ऐसा जीन जो कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को बनाता, उस जीन को निकाला हुआ है और वो जीन लाजिम बात है अब बैक्टीरिया में दाखिल किया जाएगा। तो उसके लिए बैक्टीरिया में से भी प्लाज्मिड को निकाला जाएगा और प्लाज्मिड का वो टुकड़ा जिस पर जो हमारा जीन है अटैच होगा उस टुकड़े को कट किया जाएगा। अब रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में उसके पास हमारा जीन जो है वो हासिल हो चुका होगा और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका होगा। अब उसका फिर प्रोसीजर ये होगा कि उसे वापसी दाखिल किया जाएगा बैक्टीरिया के सेल के अंदर और अब बैक्टीरिया के सेल के अंदर ऐसा जीन मौजूद है जो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बना सकता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर फिर डिवीजन होगी, जब डिवीजन होगी तो लाज़िम बात है 2 सेल बनेंगे, 2 सेलों के अंदर फिर प्लाज्मिड ये मौजूद रहेगा और इस तरह से ये बढ़ता जाएगा और मजीद फिर हमारे पास सेल भी बढ़ते जाएंगे, सेल्स के भी क्लोन बनते जाएंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के भी क्लोन्स बनते जाएंगे, प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।